वेरा अपने होम क्राउड के सामने के एक प्रेशर के सामने परफॉर्म करता है। एंड ऑब्वियसली जिस तरह इलिया से लास्ट मैच हारा था तो उसके पास उसके शोल्डर्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, और ऊपर से होम क्राउड के सामने हारना और भी बुरा हो सकता था। बट उसमें काफ़ी चार्ल्स ओलिवेरा काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं मशहूर गैमरॉट, हालांकि जो कि इतना अच्छा फाइटर है, उसको थोड़ा सा बुली कर रहा था मैच के अंदर। और मशहूर गैमरॉट हालांकि ग्रैपलिंग और रेसलिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसने अटेम्प्ट की तो चार्ल्स ओलिवेरा ने उसको ग्रैपलिंग में एक अलग ही लेवल दिखाया। मतलब अलग ही लेवल इन द सेंस कि वो भाई सबमिशंस और इस तरह डेंजरस पोजीशंस पे चार्ल्स ओलिवेरा ले जाता है। ये इनके लिए बड़े खतरे वाली चीज़ हो जाती है, ख़ास तौर पे रेसलर्स वालों के लिए भी, जो जब कोई इस लेवल का जिu-जित्सु प्रैक्टिशनर हो जैसा चार्ल्स ओलिवेरा, जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ फिनिशर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ सबमिशंस हैं और हाईएस्ट फाइट बोनसेस भी जीत चुका है। तो भाई आप ऐसे बंदे के साथ ग्राउंड पे जाने से घबराते हैं। और इसमें चार्ल्स ओलिवेरा ने काफ़ी हद तक डोमिनेट किया। ये इसकी ऑलमोस्ट अगर आप ये कह सकते हैं कि लास्ट फाइट अपनी इलिया से हारा था, तो अगर आज ये हारता तो शायद चार्ल्स ओलिवेरा रिटायरमेंट की तरफ भी जाता या ज़्यादा उसका कैरियर। बट इस फाइट से ये दिखता है कि भाई चार्ल्स ओलिवेरा जब भी हारता है तो ही गेट्स बैक इवन स्ट्रॉन्गर। तो ये आज इस फाइट से ये लगा। बट मचूस गैमरॉट का ये बोलूँगा कि पहले बहुत अच्छा फाइटर था, बट मैंने दो तीन चीज़ें ये नोटिस की हैं कि भाई, एक तो फिर बिनेल से जो फाइट हुई थी वो बहुत अच्छी थी, जो वो हारा था वो कंपेटिटिव फाइट थी, मगर बिनेल जीत गया था। बट उसके बाद से वो क्या नाम है, सिर्फ एक फाइट उससे जीता है, राफेल फिजियफ से। जो भी राफेल फिजियफ इंजर्ड हो गया था वो जीतना नहीं हुआ। उसके बाद से मचूस गैमरॉट की वो बात रही नहीं रही। उसके बाद मचूस गैमरॉट उससे भी हार गया था, डैन हुकर से, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी। एंड अब ये इससे भी हार गया चार्ल्स ओलिवेरा, तो उसका कैरियर इज ऑन अ डिक्लाइन। आई डोंट थिंक सो कि वो फ्यूचर चैंपियन कैटेगरी है, उस लेवल का फाइटर है। तो पहले अच्छा था, पहले लगता था कि भाई पहले अरमान के खिलाफ उसकी विक्ट्री थी, तो सबको यही लग रहा था कि यार क्या फाइटर है, मतलब ये नेक्स्ट लेवल। ये अब फिर मगर जब ये बिनेल दरूश से हारा, तब भी मैं यही समझ रहा था कि नहीं चले, बिनेल दरूश वॉज अ वेरी गुड फाइटर, वो उसकी खुद की विनिंग स्ट्रीक थी और बिनेल दरूश को बहुत अच्छा फाइटर। बट मगर अभी रिसेंटली जो दो डिफीट्स हुई हैं, और ये वो चार्ल्स ओलिवेरा है जो कुछ मंथ्स पहले अभी इलिया टोपुरिया से फर्स्ट राउंड में नॉकआउट हो चुका है, ब्रूटल नॉकआउट। उसके बाद भी जिस तरह चार्ल्स ओलिवेरा जिस तरह आया, तो लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के कैरियर्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और जब भी वो डिफीट से आता है तो ऊपर और स्ट्रॉन्गर होके आता है, और वो इसने प्रूव किया। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप और आजकल ब्राज़ीलियन फाइटर्स की कोई बैक टू बैक चांदनी लगी हुई है, और उनका बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। क्योंकि अच्छा, एक और बड़ी न्यूज़ ये भी है कि भाई जो होजे एल्डो ब्राज़ील में रिटायर हुआ, आप वो जानते ही हैं वो कितना बड़ा लेजेंड है होजे एल्डो, एंड उसका क्या कैरियर रहा है। तो विश हिम बेस्ट ऑफ लक। एंड उसने स्पोर्ट्स को बहुत कंट्रीब्यूट किया, यूएफसी का हॉल ऑफ फेमर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में से है। ठीक है, तो दैट्स अनदर थिंग। बट जो आप ब्राज़ील के लिए इसलिए बेहतर भी चीज़ थी क्योंकि आप एक और चीज़ देखें कि एलेक्स पेरेरा अपना रीमैच जीत गया मैगोमेड एनकलाव के खिलाफ, जो कि लोग सोच नहीं रहे थे कि इस तरह जीतेगा। बाकी मैच जीतने के बाद ये भी आया कि मैगोमेड एनकलाव इंजर्ड है या नहीं है। ये अगर चीज़ें मैच जीतने से हारने से पहले अगर न्यूज़ आए तो उनकी वो ज़्यादा बनती है, बट वो ऑब्वियसली जब वो हारने के बाद न्यूज़ आए तो फिर वो क्या नाम है, थोड़ा सा अजीब सा साउंड लगता है कि भाई, मतलब एक्सक्यूज भी लगता है। क्योंकि वजह ये है क्योंकि भाई जब उमर नर्मगोडव जो है मिराब से हारा था, उसने बोला मेरा हार्ट टूट गया। तो भाई ये जब हारा तो मेरी रिब्स पहले से टूटी हुई थी, इंजर्ड। तो जब ये चीज़ है आप पहले ही बता दो या फाइट मत लड़ो, एंड कोई ना कोई इंसान कोई ना कोई इंजरी से जाता है। एलेक्स परेरा के भी टोज इस मैच में भी टोज टूट गए थे, और वो भी इंजरी में पास वाला उसने, मगर चले कोई ऐसा वो नहीं दिया था मेजर एक्सपीरियंस। बट आप ये है कि भाई जो भी था, दिस वॉज सरप्राइजिंग। जिस माइंडसेट के साथ एलेक्स परेरा रीमैच में आया था, ये माइंडसेट वो नहीं था
जो उसने अपनी फर्स्ट फाइट लड़ी थी। एंड वो कह रहा था कि मैं इंजर्ड हूँ, एंड ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कहीं चर तक शो, अब ये भी नहीं पता कि सच क्या है। वो एनकलाइव सॉरी एलेक्स पेरेरा कहता है कि हमारे जो इनका फर्स्ट मैच हुआ उसमें वो 100% नहीं था, ठीक है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस उसमें वैसी नहीं थी, और एंड में एनकलाइव डिसीजन विक्ट्री हो गई थी, 5 राउंड तक फाइट गई। एंड इस वाले मैच में कहता है, इस वाले मैच में एनकलाइव जो है उसने उसको 1 मिनट के अंदर फारिग कर दिया। एंड इसमें एनकलाइव के कैंप से ये बात आ रही है कि उसकी रिब्स में इंजरी थी, उसको वो क्या नाम है वो 100% नहीं था। बट जो भी था, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह जीता है, दैट वाज टू डोमिनेटिंग एंड दैट वाज टू, मतलब ये इस क्रेडिबिलिटी की विन थी कि आपने 1 मिनट में उस फाइटर को फिनिश कर दिया जिसने आपको पहला मैच हराया है। तो ये उस लेवल की विन थी, और ये बहुत ब्रूट, आपके नीज टू द हेड, 12 to 6 एल्बोज ऑन द हेड, ठीक है। उसके बाद पहले एक राइट क्या नाम है हुक मार के उसको पहले नॉकआउट की, नीचे गिराया। उसने ग्रैपलिंग की कोशिश की तो उतनी कोनियां उसको जो है उसके हेड पे पड़ी हैं। तो ये मतलब जिस जिस तरह जीता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई, बट के एनकलाइव 100% था या नहीं था, या मैं या एलेक्स पेरेरा फर्स्ट फाइट में 100% नहीं था, बट ये जो विक्ट्री थी इसके बाद मैगोमेड एनकलाइव को रीमैच नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस वॉज अ टू डोमिनेटिंग विक्ट्री। एंड एलेक्स पेरेरा तो भाई धारते मारते वो वापस आया है इस डिवीजन के अंदर, एंड विच इज़ वेरी मतलब मतलब क्या लोगों को लग रहा था मैगोमेड एनक्लाइव थोड़ा टाइम तक रूल करेगा, बट ये पहले ही अपने टाइटल डिफेंस में और रीमैच में एलेक्स पेरेरा ने उसको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया है। एंड इसके बाद तो इनका थर्ड मैच होना बनता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह हारा है, पहला मैच तो चले डिसीजन पे गया था, कंपेटिटिव कुछ भी फाइट थी, मतलब इतनी वो नहीं थी, कंपेटिटिव नहीं थी, चलो क्लियर जीता था, बट सेकंड फाइट में तो उसने उसको डोमिनेट करके 1 मिनट में हराया, तो उसके बाद तो रीमैच बनता ही नहीं है। तो मैगोमेड एनकलाइव को तो दोबारा किसी से लड़ना पड़ेगा। एंड एलेक्स पेरेरा जो है वो ऊपर वेट क्लास में, हैवी वेट में लड़ना चाह रहा है। अगर इस वेट क्लास में लगता है तो क्या नाम है, कार्लोस सोलबर्ग वुड बी अ वेरी गुड फाइट, जीरी प्रोहास्का वुड बी अ वेरी गुड फाइट। जीरी प्रोहास्का के ऊपर तो मैं आगे भी बात करूंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, उसका भी इस इवेंट में मैच रहा है खलील लॉन्ट्री के खिलाफ। बट कार्लोस सोलबर्ग वुड बी अ गुड चॉइस, क्योंकि जीरी के साथ 2 दफ़ा मैच हो चुका है, तो लोग एक नया ओपोनेंट देखना पसंद करेंगे, बट वो लाइट हैवी वेट के अंदर है। अगर ये बट एलेक्स पेरेरा जो है वो हैवी वेट डिवीजन में लड़ना चाहता है, एंड मोस्ट उसने जॉन जोन्स का बोला है, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिश जॉन जोन्स है, बट अगर हैवी वेट में वो जॉन जोन्स या टॉम एस्पिनल दोनों में से किसी से भी लड़ता है, बहुत बड़ी फाइट है। और अगर वो हैवी वेट चैंपियनशिप जीत जाता है, या इवन जॉन जोन्स को भी हरा देता है हैवी वेट में, तो आई थिंक देर वुड बी नो डाउट कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो जॉन जोन्स को भी ऊपर सारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पार 3 डिवीजन का अगर चैंपियन बन गया तो वैसे ही हो जाएगा, बट जॉन जोन्स को भी हरा देता है, तो देर इज़ नो क्वेश्चन कि ही इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। ऑल दो स्किल सेट में है, मगर उसका रिकॉर्ड देखिए कितने चैंपियंस को हराया है, कितनी 2 डिविजन्स का चैंपियन रह चुका है, कितने चैंपियंस को हरा चुका है। एंड फिर 3 डिविजन्स का अगर चैंपियन बन जाता है तो ऐसा तो हिस्ट्री में कोई हुआ ही नहीं, तो ही वुड बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और जॉन जोन्स तो वैसे ही ग्रेट, उसको लोग वन ऑफ कई लोग कंसिडर करते हैं, मैं नहीं पर्सनली कंसिडर करता कि इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू कंसिडर हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उसको अगर ये हरा देता है तो फिर आप मुझे बताएं कहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि ही इज़ द बेस्ट, मतलब ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हिमसेल्फ एलेक्स पेरेरा। फिर हम आ जाते हैं उसके ऊपर एक और मेजर फाइट के ऊपर, जो जो को मेन इवेंट था, वो मिराब दिवलेशी दिवालेशी, उसको उसका नाम बड़ा मुश्किल है, मैं उसको बस चले मिराब ही कह लेता हूँ। मिराब का कोडी सैंडहेगन के खिलाफ। अच्छा, ये मैच बहुत अच्छा था, कंपेटिटिव था, मतलब कुछ हद तक कोडी सैंडहेगन की स्ट्रेटेजी भी अच्छी थी, कोडी सैंडहेगन अच्छा खेला, बट मिराब का वही प्रॉब्लम है, उसका कार्डियो को कोई बीट नहीं कर पाता। आगे के राउंड बार बार वो कंटिन्यूस टेक डाउन्स आपको करता रहता है अपने कार्डियो से। एक स्टेज में आया कि वो नॉकआउट भी करने वाला था कोडी सैंडहेगन को। तो प्रॉब्लम सारी यही है कि इसको असल में कि
ही इज जस्ट गेटिंग बेटर एज द राउंड गो ऑन। यूजली फाइटर्स थकते हैं लेकिन उसका गैस टैंक भरता ही रहता है, वो मतलब वो बेहतर ही होता जाता है, इसीलिए उसको हराना इतना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि उसके स्किल सेट्स को लोग मैच नहीं कर पाते, लोग कर पाते हैं उसका स्किल सेट्स। अगर आप उमर की फाइट देखें तो उमर उससे स्किल सेट्स में बहुत प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा था, बट उमर कहता है कि मेरा हार्ट टूट गया, बट मेरा मुझे लगता है मेन रीज़न कि भाई इसको गैस टैंक, वो थकने भी लग गया था। ठीक है, जब थकने लग जाए, ये थकता नहीं है, वो थकने लग गया था, सही है, तो ये अपने कार्डियो से दूसरे को आउटपेस करता है। इसका बेस्ट चांस यही है कि आप मेरा आपको कोई शुरू के राउंड्स में नॉकआउट कर दे या शुरू के राउंड्स में फिनिश कर दे, क्योंकि या उसके कार्डियो को मैच कर सके। जैसे टोनी फर्गूसन जैसा किसी का कार्डियो हो जो 5 राउंड तक थके ही ना, बहुत अच्छा उसका, तो वो मेराब के साथ कोई ऐसा फाइटर लगे जो 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 उसके कार्डियो को 5 राउंड तक मैच कर सके, तो फिर वो जीत जाएगा। तो स्किल टू स्किल लेवल पे compete भी हो जाएगा उसको, क्योंकि स्किल में इसको आउटकास्ट कर सकते हैं, आउट परफॉर्म कर सकते हैं आप, बट द थिंग इज कि ओवर द 5 राउंड्स आप नहीं कर सकते। और यही हो रहा है, हर एलीट फाइटर जो है उस बैंथमवेट डिवीजन का, वो इसी वजह से हार रहा है इससे, क्योंकि इसके कार्डियो में इससे मैच नहीं कर पा रहा। ये एंड में जो जो अपनी पेस डालता है, जो नंबर ऑफ टेक डाउन्स डालता है, जो जो उसकी रेसलिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है ना दूसरे को क्या नाम है ओवरवेलम कर देती हैं, इसीलिए हार जाते हैं हम लोग। एंड वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में जा रहा है, एंड आई थिंक मेरे ख्याल से तो इसकी 2 फाइटें बनती हैं, या तो ये पेंटोजा एक वेट डिवीजन ऊपर मूव करे, इससे फाइट लड़े, दैट वुड बी अ वेरी गुड। अलेक्जेंडर पेंटोजा का मैच इससे बहुत अच्छा होगा मेराब से, या मेराब जो है अब नेक्स्ट फाइट जो है अपनी डिवीजन मूव करे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के खिलाफ, इसकी फाइट बहुत अच्छी होगी। तो दोनों सिचुएशंस में अब डिविजन्स मूव होने वाली फाइट्स होने चाहिए मेरा आपके लिए, क्योंकि इस डिवीजन में ऑलमोस्ट वो अपनी डिवीजन में तो सबको ही बीट कर चुका है। अगर उमर जो है बौतीसा से जीत जाता है तो उमर वर्सेस मेराब 2 वुड बी अ वेरी गुड मैच, क्योंकि पहला मैच भी बहुत कॉम्पिटिटिव था। अभी तक जितने भी आप देखा जाए मेराब के आप कह सकते हैं मेराब के जिनके साथ भी मैचअप्स हुए हैं या फाइट हुई है, उसमें सबसे उसका टफेस्ट ओपोनेंट, चाहे वो कुछ भी बोले, वो एक दूसरे को पसंद करें, मेराब पसंद करे, बट सबसे टफेस्ट उमर ही रहा है। और उमर के साथ रीमैच वुड बी वेरी गुड। अगर उमर को आप इसकी ये भी पता है कि ये इसकी कार्डियो किस लेवल की है, तो ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन भी कर सकता है, एंड आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट मैच इन इस डिवीजन। एंड फिर अब आ जाते हैं हम जेरी प्रोहास्का वर्सेस खलील राउंटी। ये मैच फाइट ऑफ द नाइट था, और क्या मैच था ये UFC 320 इवेंट का। आप देखें कि एक बंदे का कम, मतलब 2 राउंड ये हार रहा था जेरी प्रोहास का, बहुत उससे उस तरह लड़ने की कोशिश कर रहा था जिस तरह टैक्टफुली लड़ते हैं, मगर उसके अंदर ऑब्वियसली खलील राउंट्री की गेम स्ट्रांग है, तो खलील राउंट्री डोमिनेट कर रहा था पहले 2 राउंड तक। फिर इसने कहा भाई सब जाए टैक्टिक्स वगैरह भाड़ में, मैं जाता हूँ chaos क्रिएट करता हूँ, मैं पागलपन नहीं होता जिस तरह एक बार फाइट होती है उस तरह मैं कूदता हूँ, उस तरह जाता हूँ। और फिर जो इसने तीसरे राउंड में जो प्रेशर किया है और जो chaos क्रिएट किया है, जो गुस्सा, फिर एंड में जो खलीद तैसी भी थक गया था दूसरे राउंड के बाद, फिर जो उसने इसको मारना शुरू किया और एंड में जो नॉकआउट किया है, ये UFC की वन ऑफ द, मतलब अगर 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 जिन लोगों ने खलील के ऊपर आप ये सोचें, जो लोग बैटिंग करते हैं उन्होंने खलील के ऊपर अगर बैट लगाई भी होगी, तो खलील तो 2 राउंड तक जब जीत रहा होगा वो लोग कह रहे होंगे ओ भाई हमने तो अपने इतने पैसे लगा दिए इसके ऊपर, और एकदम से तीसरे राउंड में ये बंदा पागल हो जाए, पागलों की तरह शुरू हो जाए, और जिस तरह ये लड़ रहा था, हेड मूवमेंट इसकी, एल्बोज वगैरह, बस हर चीज़, हर तरह का अटैक ये कर रहा था। और फिर जो जो एंड में खलील राउंट्री को उसने नॉकआउट किया, दैट वाज द फाइट ऑफ द नाइट फॉर मी। मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छी फाइट थी UFC 320। एंड जेरी प्रोहास्का आप देखा जाए तो किसी से भी नहीं हारा सिवाय एलेक्स पेरेरा के, इस डिवीजन में सबको उस बंदे ने हराया हुआ है। बट अभी कार्लोस ओल्बर्ग है, वो अगर उसके साथ उसका मैच होता है तो दैट वुड बी, अगर उसके बाद अगर कार्लोस ओल्बर्ग और जेडी लड़ लेते हैं नंबर 1 कंटेंडर के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी फाइट हो सकती है। बट इस वक्त कार्लोस ओल्बर्ग उससे थोड़ा अहेड है, डोमिनिक रियाज को हराया। डोमिनिक रियाज बहुत मेरा फेवरेट फाइटर था, लेकिन ऑब्वियसली डोमिनिक रियाज
उसकी मेरे ख्याल से वो वाली बात नहीं रही जो पीक लेवल पे जॉन जोन्स से लड़ा था। उसके बाद से उसका डिक्लाइन शुरू हो ही गया था, लेकिन उसने वापस अपना कैरियर रिकवर किया। डिक्लाइन इन द सेंस ये कि उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो गया था, वो उस लेवल का नहीं रहा। उस वक्त तक वो अनडिफीटेड था। तो बहुत सारे फाइटर्स का साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब वो डायनामिक्स चेंज होते हैं तो फिर वो उनकी बात वो नहीं रहती। मैं यही कह सकता हूँ। बट कार्लोस रोजबर्ग इज़ अ वेरी गुड फाइटर, और वो अभी इस वक्त जेरी से आगे, क्योंकि जेरी ऑलरेडी 2 दफ़ा एलेक्स पेरेरा से लड़ चुका है और दोनों दफ़ा हारा है। तो इस बार अगर अगर इन दोनों का मैच होता है, अगर जेरी कार्लोस रोजबर्ग को हरा देता है तो ऑब्वियसली उसको वही लड़ेगा। बट वरना तो कार्लोस रोजबर्ग इस वक्त जो मेरे हिसाब से स्ट्रेट नंबर 1 कंटेंडर है लाइट हैवी वेट डिवीजन के अंदर, तो सुपर लाइट हैवी वेट डिवीजन के अंदर। तो बस अब यही है कि ये सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी और ये सारी चीज़ें थी, ये रिसेंटली ये सारी चीज़ें कवर अप हुई थी। और कभी मेजर मेजर इवेंट्स गुजरे हैं। ब्राज़ील के लिए बड़ा सक्सेसफुल टाइम था, ठीक है। उनके फाइटर्स अभी रिसेंटली बहुत जीते भी हैं मेजर इवेंट्स। चार्ल्स ओलिवेरा फ़ैन फेवरेट, एलेक्स पेरेरा फ़ैन फेवरेट, ये भी जीता। होजे एल्डो की रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें इनकी ये रिसेंट ही हुई हैं। और फिर हमने आज इस वीडियो में ये भी डिस्कस किया स्मैशिंग मशीन मूवी, जो कि बड़ी अच्छी है। एक लेजेंड को एक तरह से ट्रिब्यूट दे रही है वो फिल्म, एक तरह से बायोग्राफी फिल्म है मार्कर के ऊपर। आपको मार्कर के बारे में भी, उसकी लाइफ के बारे में भी जानने को मिलेगा। एंड इन एमएमए फाइटर्स की मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्ट्रगल्स, वो ज़िंदगी में इस प्रोफेशन को लेके क्या क्या गुजरना पड़ता है, उसके ऊपर भी दिखाया। और वो भी ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब इतना फेम और पैसा भी नहीं था स्पोर्ट्स के अंदर। तो उनकी सेक्रीफाइसेस, आज स्पोर्ट्स इन्हीं लोगों की वजह से है, इतनी डेवलप की है कि आज हम और तुम हम देख रहे हैं। मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। बट उससे पहले लोग स्पोर्ट्स को वो नहीं, इतनी ग्लोबल लेवल पे नहीं थी। तो इन लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हैं। तो इनको इनको एक्नॉलेजमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। एनीवेज, ये सारी वीडियोस का आज इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर की। आप बताएं आपको कैसा लगे। एंड आप अपने ओपिनियंस ज़रूर मुझे बता सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो ये चैनल ग्रो करेगा। एंड वी विल गो फर्दर ऑन। और मैं आपको अपनी इनपुट्स और अपनी फीडबैक्स और अपने एनालिसिस और अपने रिव्यूज़ देता रहूँगा। बट उसके लिए आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। आप लोग भी इस चैनल को प्लीज़ प्रमोट करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।